सो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब लोग। फुली मज़े में हैं। देखते हैं आज हम क्या बकायदी करने के लिए आए हुए हैं। आज के हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। क्लास 11th स्टैंडर्ड का एक बहुत ही धमाकेदार, बहुत बड़ा, जेईई के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, नीट के हिसाब से इम्पोर्टेंट, हर नज़रिए से केमिस्ट्री के अंदर एक मजबूती लेवल इंपॉर्टेंस रखने वाला चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। पूछते हैं भाई, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर सबसे पहला सवाल उठता क्या है। पहला सवाल ये उठ रहा है कि व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने जा रहे हैं तो शब्द का तो मतलब सबसे पहले समझना ही पड़ेगा। केमिकल बॉन्डिंग आखिर में है क्या। केमिकल बॉन्डिंग को डिफाइन ऐसे किया जाता है, केमिकल बॉन्डिंग कैन बी डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between two atoms, दो एटम्स के बीच में या फिर आयंस के बीच में, ऑफ एनी केमिकल स्पीशी, किसी केमिकल स्पीशी की। तो इस ब्रह्मांड में जितने भी केमिकल स्पीशीज हम लोगों को देखने को मिलते हैं, उनके अंदर हम लोग जानते थे कि कुछ कुछ एलिमेंट्स हमको मिलते हैं, कुछ कुछ कंपाउंड्स हमको मिलते हैं। सारे एलिमेंट्स के बारे में तो हम लोगों को पता है, थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल वगैरह के बारे में जिन लोगों को पता होगा उन लोग जानते होंगे। हमारे पास 117 118 एलिमेंट्स हैं। अभी 117 118 एलिमेंट आपस में मिल करके कंपाउंड भी तो बनाते हैं। और ऐसे कंपाउंड की कितनी गिनती है, लाखों में है। लाखों लाखों करोड़ों कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, बहुत बनाए जा सकते हैं, दाबोदाब कंपाउंड बना सकते हैं। तो ये सारे जो कंपाउंड बनते हैं, ये किसी न किसी एलिमेंट के किसी न किसी एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। अब वो लोग एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ जब उनका कॉम्बिनेशन बनता है तो एक दूसरे के साथ जो शेयर करते हैं वो लोग उसको क्या बोलना शुरू कर देते हैं, एक केमिकल बॉन्ड शेयर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अब केमिकल बॉन्ड कुछ भी नहीं होता, ऐसे दो एलिमेंट जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या बनते रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनते रहता है। ये लोग एक दूसरे से क्या होते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होते रहते हैं। इस अट्रैक्शन को, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही केमिकल बॉन्ड बोला जाता है। केमिकल बॉन्ड के अलग अलग टाइप हैं वगैरह वगैरह, काफ़ी बातें हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर अपने को काफ़ी चर्चा करनी, बहुत लंबा चलेगा ये कहानी। पर शुरुआत में हम लोग जरूर इतना ही बोलने वाले हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स आयंस कैन बी ऑफ एनी केमिकल स्पीशी कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल बॉन्ड, कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल बॉन्ड। बड़ी साधारण सी बात, थोड़ा करते हैं डिस्टर्बेंस हुआ ठीक है। तो ठीक है, केमिकल बॉन्ड तो समझ लिया, पर क्यों इन लोगों को आपस में बॉन्ड करने की जरूरत क्यों पड़ गई। ये लोग जब एलिमेंट एलिमेंट थे तो एलिमेंट भी ठीक थे, इन लोगों को आपस में बॉन्ड करने की जरूरत क्यों पड़ गई। आखिर दो केमिकल्स मिल करके या फिर दो एलिमेंट मिल करके कंपाउंड बनाते ही क्यों हैं, इनकी जरूरत क्या है केमिकल बॉन्ड बनाने की। तो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जो इसका आंसर है वो है स्टेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द तुम लोगों को इसके अंदर जो समझना है वो है स्टेबिलिटी। हर वो स्पीशी जो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है अर्थ पे, वो दो काम करना चाहती है, ठीक है। एक तो अपनी लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी पर रहना चाहती है। पहला क्या काम करना चाहती है, लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी पर रहना चाहती है। इसी को क्या बोला जा सकता है, स्टेबिलिटी बोला जा सकता है, ठीक है। ये दो बातें जो हैं, यही दो बातों को आपस में समझने की कोशिश करना है, ठीक है। अब हमारे जो चैप्टर की नींव है, हमारा जो चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से स्टेबिलिटी का क्या मतलब होना चाहिए। अगर मैं बोल दे रहा हूँ कि केमिकल्स आपस में स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो केमिकल बेसिकली स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या है, केमिकल की स्टेबिलिटी का कुछ तो मीनिंग होना चाहिए। जैसे मेरी स्टेबिलिटी का क्या है, मैं चिल मारूंगा, लेट जाऊंगा, सो जाऊंगा, ये मेरी स्टेबिलिटी है। मेंटली शांत रहूंगा, ये मेरी स्टेबिलिटी कम, इसके हिसाब से क्या स्टेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि केमिकल के हिसाब से स्टेबिलिटी क्या है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक रूल पढ़ा हुआ है, उसको हम बोलते थे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को समझने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो। ऑक्टेट रूल बोलता था कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट को मुझको पूरी तरीके से क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। कितने भी एलिमेंट धरती पे एग्जिस्ट करते हो, कितने भी एलिमेंट धरती पे एग्जिस्ट करते हो, ये सारे एलिमेंट आपस में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेबल करने का इनका रास्ता क्या है, स्टेबल करने के लिए ये अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करना चाहते हैं। जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, जब इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तब इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है। तब ये क्या बन जाते हैं एलिमेंट, ये सब बन जाते हैं इनर्ट। ये अटेन कर लेते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैसेस के बारे में जानते हो, नोबल गैसेस वो गैसेस हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं लेकिन बहुत कम लोगों से रिएक्ट करते हैं, जरा ना थोड़ा सा रिएक्ट कर जाता है। इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन सब लोग अटेन करना चाहते हैं। और ये कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, ये कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने, इनको
डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, और नहीं कर पाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर भी करते हैं। ठीक है, तो क्यों होती है केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग कोई भी स्पीशी इसीलिए करती है क्योंकि पहली चीज़ वो स्टेबल होना चाहती है। स्टेबल होना चाहती है, किस तरीके से स्टेबल होना चाहती है? तो ऑक्टेट रूल के नज़रिए से स्टेबल होना चाहती है। वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स की जो गिनती है, उन गिनती को क्या करना चाहते हैं? लो करना चाहते हैं। मतलब पीछे 8 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना चाहते हैं? कंप्लीट करना चाहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने से इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस पे आ जाएगी? मिनिमम के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन को जब फिल कर लेंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम पे आ जाएगी। इनके ऑर्बिटल थोड़े से फिल हो जाएंगे तो ये थोड़ा शांत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इनर्ट, ये पोटेंशियल एनर्जी अब कम होगी और ये लोग क्या करने वाले हैं? अपने 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, एक्स्ट्रा होंगे तो डोनेट कर देंगे, कम पड़ रहे होंगे किसी से एक्सेप्ट करेंगे, या फिर शेयर भी करेंगे। ना डोनेट कर पाएंगे ना एक्सेप्ट कर पाएंगे तो क्या करना शुरू कर देंगे? शेयर करना शुरू कर देंगे। ये शेयर करके ये खुद को बना लेंगे इनर्ट, या फिर बना लेंगे नोबल गैसेस के जैसा, जिनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं सोडियम लेने की कोशिश करूँ, Z इज इक्वल्स टू 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मुझको लगता है कि ये जो थर्ड शेल के S वाले सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? हमेशा से तुमको मालूम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसका 2s2, 2p6 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन देखो, NH2 NP6 से क्या कर गया है? मैच कर गया है। मैच कर गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? पहले के मुकाबले स्टेबल हो गया। ये वाला जो सोडियम है जब 11 के स्टेट में, तब आग लगाने पे उतरा हुआ रहता है। पानी को छुआ दो आग लगा देगा, आग सीधा ब्लास्ट हो जाएंगे भाई साहब। बहुत कॉन्फ़िगरेशन वाले ये सोडियम से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने ऑनलाइन देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे, शॉर्ट्स देखे होंगे, जिनके अंदर वो सोडियम ले जाकर पानी में फेंक देते हैं, आग पकड़ लेता है, हवा में एक्सपोज करने से धुआं फेंकना शुरू कर देता है। ये सारी हरकतें सोडियम करता है। लेकिन जैसे ही उसकी रिएक्टिविटी हुई, ये सारी हरकतें करना, जैसे ही वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है वैसे ही वो क्या हो जाता है? तुरंत ही स्टेबल। अब ये रिएक्ट कर क्यों रहा है? एक एक्सप्लोजन फेंक क्यों रहा है? वो एक्सप्लोजन भी इसीलिए फेंक रहा है ताकि वो क्या हो सके? स्टेबल हो सके। तो सब लोग केमिकल बॉन्ड करते हैं क्या करने के लिए? स्टेबल होने के लिए। द रीजन फॉर वाई केमिकल बॉन्डिंग इज स्टेबिलिटी। द ओनली थिंग इज स्टेबिलिटी। हमेशा याद रखने की कोशिश करना कि केमिस्ट्री के अंदर भी जो भी तुम पढ़ोगे, फिजिक्स के अंदर भी जो भी तुम पढ़ोगे, जो भी चीज़ों के साथ तुम डील कर रहे हो, ये सब अपनी पोटेंशियल एनर्जी को नीचे लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सब आराम करने की कोशिश में लगे हुए हैं, किसी को टेंशन चाहिए नहीं। समझते हो? नेक्स्ट पूछता है हाउ। हाउ का क्या मतलब? आपने बता दिया केमिकल बॉन्डिंग, मैंने तुम लोग बता दिया केमिकल बॉन्डिंग ये चीज़ है। केमिकल बॉन्डिंग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं। पर केमिकल बॉन्डिंग करते क्यों है? इसका भी तो कोई जवाब होना चाहिए। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। एक एटम को अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो एक एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस। अगर मैं इस एटम को ए एलिमेंट का एटम मानता हूँ तो न्यूक्लियस ऑफ ए, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ ना कुछ। कहीं दूर कोई एटम खड़ा हुआ है बी ऑफ एलिमेंट बी, इसका न्यूक्लियस होगा बी का, इसका इलेक्ट्रॉन होगा बी का। ध्यान से इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर होता क्या है कि यूजुअली कभी कभी ऐसा बन जाती है कंडीशन कि ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के बीच के इंटरेक्शन को समझने की हमारी बारी आ जाएगी। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को क्या करने वाला है? रिपेल करने वाला है। अगर ये नज़दीक आने की कोशिश करे तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को, सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश में लग जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करने की कोशिश करेगा? ये भी इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर एक होगा और इधर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करने की कोशिश कर रहा है? रिपेल करने की कोशिश करेगा। सही बात है, कोई नहीं, सही बोल रहे हैं, एकदम बढ़िया बात है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को क्या करने की कोशिश करेगा? अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग होती कैसे है। ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करने की कोशिश करेगा? ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ऑब्वियस है। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये सब क्या बना रहे हैं? ये सारा का सारा इंटरैक्शन है। अगर दो एटम्स अगल बगल कहीं खड़े हुए तो उनके बीच का क्या है? ये इंटरैक्शन। ठीक है, समझ में आता है। अब कभी ऐसी कंडीशन बन जाए इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
इज ग्रेटर देन, देखिए ना मजेदार कहानी है, ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसका मतलब इसके अंदर जो अट्रैक्ट करने की क्षमता है वो रिपेल करने की क्षमता से क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आना शुरू हो जाएंगे, नज़दीक आना शुरू हो जाएंगे। समझते हैं, ठीक है। देखो तो ये एक स्पीशी है और ये एक स्पीशी है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इज़ ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये कहाँ ट्रैवल करने की कोशिश करने लगेगा, इधर ट्रैवल करने की कोशिश करने लगेगा, नज़दीक नज़दीक, धीरे 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 धीरे। चमक में आ गए भाई साहब ने, देख लिया है जो उनके काम की चीज़ है, आगे बढ़ना शुरू हो गए। बढ़ते 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 वो थोड़ा नज़दीक आ गए एक दूसरे से, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे से नज़दीक आए, पर जब नज़दीक आए तो इस न्यूक्लियस ने इस न्यूक्लियस से कुछ ज़्यादा ही नज़दीकी बना ली। अंदर की सच्चाई मालूम पड़ रही है अब इन लोगों को। तो ये लोगों ने एक दूसरे को क्या करना शुरू कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा रोक लिया, एक दूसरे को यहाँ पे रोक लिया। ऐसी जगह पे एक दूसरे को रोक लेंगे जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इससे भी ज़्यादा तुम जोर लगाओ अगर समझो एक्सटर्नली, तो ये लोग एक दूसरे के अंदर घुसने की कोशिश करने लगेंगे, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। फोर्स ऑफ रिपल्शन जो हो जाएगा वो स्ट्रांग हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो पहले एक दूसरे दूर दूर खड़े हुए थे, एक दूसरे को देखा, आंखों में आंखें मिली, बहुत खुश हुए, नज़दीक आना शुरू हुए, नज़दीक आए, एक पॉइंट पे नज़दीक आ गए। जब समझ गए कि असलियत क्या है, ऊपर की चमक अलग थी, अंदर की कहानी अलग है। अब ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं, इधर तक ये लोग स्टेबल है, इधर तक ये लोग एक दूसरे, इससे ज़्यादा अगर एक दूसरे के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो अंदर से क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर बैठे हुए सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर तो स्टेबल है, इसके अंदर बैठे हुए सारे इलेक्ट्रॉन इसके सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगेंगे, पुश करने लगेंगे। इसके अंदर बैठा हुआ न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को क्या करने लगेगा, पुश करने लगेगा। कुछ ज़्यादा ही अंदर आ गया है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए यार जीने के लिए, भावनाओं को समझो, ठीक है। तो ये क्या करने लगे हैं, एक दूसरे को पुश करना स्टार्ट कर देंगे। एक सर्टन पॉइंट है जहाँ पर ये क्या हो गया है, बैलेंस हो गया। बस यही वो पॉइंट है जिसको तुम क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। अब खुद समझने की कोशिश करना, अब एक दूसरे से दूर नहीं हट सकते। तुम सोचोगे कि जहाँ है वापस चले, अगर दूर चले जाएंगे तो एक दूसरे के तरफ फिर अट्रैक्ट होने लगेंगे, ऑब्वियस है। तो ये एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, मूव नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये लोग एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक भी नहीं आ सकते। ज़्यादा नज़दीक जो है रिपल्शन पैदा करेगा, ज़्यादा दूर सरकेंगे तो अट्रैक्शन पैदा करेगा। एक सर्टन स्टेट में वो लोग आकर के बैठ गए हैं और एक सर्टन स्टेट में उनके बीच में क्या है, एक सर्टन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है स्टेबलाइज हो गया है। मुझको लगता है कि जब ये दूर खड़ा था तो इसको ये पुल कर रहा था, इसको ये पुल कर रहा था, कुछ तो हो रहा था, ये स्टेबल नहीं था, यहाँ पे स्टेबल नहीं थे। यहाँ पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो थोड़ी सी हाई थी, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से पुश कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी हाई है। यहाँ पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी जब एकदम नज़दीक आ गए हैं तो ना एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, ना एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं। तो इनकी पोटेंशियल जो है, संभावना दूर जाने की और नज़दीक आने की, वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, मिनिमम पे आ गई है। नीचे अगर तुम एक दूसरे के अंदर और घुस जाओ तो यहाँ पे फिर से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मारामारी शुरू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे फिर से बढ़ जाएगी। अब केमिकल जो है वो कैसी स्टेट में रहना चाहते हैं, वो तो मिनिमम एनर्जी की स्टेट में रहना चाहते हैं। मिनिमम एनर्जी के स्टेट में रहते समय उनको, मुझको लगता है कि वो इस स्टेट में रहेंगे। इस स्टेट को हम क्या बोलना शुरू कर देंगे, इस स्टेट को हम बोल देंगे कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, ध्यान से, ठीक है। अब केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो थी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पे आ गई है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा थी, यहाँ पे कम है। तो जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, मतलब ये एक दूसरे के नज़दीक जब आ रहे थे, तो एनर्जी क्या हो रही थी, एनर्जी वॉज गेटिंग रिलीज्ड। एनर्जी क्या हो रही थी, एनर्जी रिलीज हो रही थी, समझ में आता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर वो लोग जो एक दूसरे के नज़दीक आया तो पोटेंशियल एनर्जी एकदम मिनिमम हो गई, मतलब यहाँ थी और यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई। कुछ तो एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट हुआ है, एनर्जी जो भी हुई है वो रिलीज़ की गई है। तो यहाँ से हम थोड़ी थोड़ी बातें क्या करना शुरू करेंगे, कंक्लूड करना शुरू करेंगे। सबसे पहली बात जहाँ पे हम लोग कंक्लूजन में लाने वाले हैं कि व्हेन एवर अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जब भी एक बॉन्ड फॉर्म होता है, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा तो उस समय पर एनर्जी क्या हो रही होगी, एनर्जी रिलीज होती है, सिंपल है, ठीक है। और जब तुमको इसी बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है, तो ये खुद क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। जब तुमको इस बॉन्ड को तोड़ना होगा, इन लोगों को फिर से दूर ले जाना होगा, तो थोड़ा तुमको इनको
चढ़ाना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तभी एक दूसरे से क्या होंगे, दूर होंगे। तो तुम एनर्जी सप्लाई करोगे और ये लोग एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे। फिलहाल इन लोगों ने एनर्जी रिलीज की है, ठीक है। तो एक बात अपने को समझ में आई है छोटी सी, मेरे को लगता है कि यहाँ पे कुछ तो खास हो रहा है, यहाँ पे कुछ स्पेशल हो रहा है। स्पेशल तो हो ही रहा है, पर ठीक है। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बारे में कुछ खास जानते हो? अब ये लोग एक दूसरे के इतने नज़दीक आ गए हैं कि पीछे सरकेंगे तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, नज़दीक जाएंगे तो एक दूसरे की तरफ रिपेल होने लगेंगे। तो एक सर्टन लेंथ बीच में जमा हो गई है, एक ऐसी स्टेबल लेंथ बीच में आ गई है जिसके अंदर ये लोग बहुत देर तक रुक सकते हैं और स्टेबल तरीके से रुक सकते हैं। ये जो लेंथ इन दोनों के बीच में डेवलप हुई है, जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में डेवलप हुआ है, इसको हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं? इसको हम बोलना शुरू कर देते हैं बॉन्ड लेंथ। इसको हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलना शुरू कर देते हैं। कितनी लेंथ पे ये लोग एक दूसरे के नज़दीक खड़े हो सकते हैं, वो भी स्टेबल तरीके से। कितनी दूरी पर एक दूसरे से खड़े हो सकते हैं, फिर भी स्टेबल तरीके से, अनस्टेबल तरीके से नहीं, स्टेबल तरीके से एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पे खड़े हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलना शुरू कर देंगे? इसका बॉन्ड लेंथ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके डेफिनेशन के अंदर ये अलग अलग तरीकों से बताया हुआ होता है। जैसे बॉन्ड लेंथ कैन बी डिफाइंड एज मिनिमम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। अब मैं तो इसमें नहीं मानता भाई, मिनिमम क्या है, मैं और दबा दूं, मिनिमम हो जाए, ठीक है। मिनिमम स्टेबल, यहाँ पे मैं क्या लिखने की कोशिश करूंगा मेरे हिसाब से, मैं तो बोलूंगा यार मिनिमम स्टेबल इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दोनों न्यूक्लियस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस को कैलकुलेट करना ही है, लेकिन वो डिस्टेंस जो है तब तक वैलिड है जब तक दोनों स्टेबल है। अगर तुम और दबाओगे तो और नज़दीक आएंगे, ठीक है। तुम तो दबाने नहीं वाले हो, वो खुद ही होने वाला है। तो मिनिमम वो वाला आंसर वैलिड है, पर तुम्हारी समझ के लिए ये समझना ज़रूरी है कि मिनिमम भी और स्टेबल भी, ये दोनों को एक दूसरे के समय क्या रखना है? स्टेबिलिटी भी मेंटेन करना है। सिंपल है, ठीक है। अब एक बात होगी। दूसरा, मुझको लगता है कि इधर कुछ तो एनर्जी थी, समझो इधर एनर्जी थी x, यहाँ पे एनर्जी हो गई है y। तो इसको बनते समय कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई थी। ये जब बन रहा था तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई थी। कितना एनर्जी रिलीज हुई थी? एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस इज पहले x थी, फिर y हो गई, तो x माइनस वाई। दिस एनर्जी, जो एनर्जी में पहले 10 किलो जूल थी, अब 7 है, पहले 10 थी अब 7 है। कितना एनर्जी रिलीज हुई? 3। तो ये जो 3 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज बॉन्ड एनर्जी। सेकेंड जो डेफिनेशन अपने को पढ़ना है वो है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी कौन सी एनर्जी है? बॉन्ड एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। लॉन अंग्रेजों वाला एक्सेंट ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो बॉन्ड बनते समय जो एनर्जी रिलीज हुई थी, बॉन्ड जब बनेगा तो एनर्जी रिलीज हुई, ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, कुछ ना कुछ तो रिलीज होगी मैक्सिमम से मिनिमम पे आने पे या एक्स पे से मिनिमम पे आने पे। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, इस एनर्जी को फॉर्मेशन की एनर्जी बोला जाता है, या फिर इसको बोला जाता है बॉन्ड एनर्जी। तो पहला एक यहाँ पे अपने को किसके बारे में देखने को मिला? बॉन्ड लेंथ के बारे में देखने को मिला। नेक्स्ट हमको मिला बॉन्ड एनर्जी के बारे में देखने को। लेकिन ये चीज़ें तुम लोगों के सिलेबस के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस के साथ आती हैं। कौन सा डिफरेंस के साथ आती है? क्या होने वाला है? आप लोगों के सिस्टम में बुक्स के अंदर एक डायग्राम ऐसे दिखाया हुआ है कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये साइड जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करता है और ये साइड जो है वो डिस्टेंस को डिनोट करता है। समझ में आता है? और ये ग्राफ तुमको कुछ ऐसा ड्रॉ किया हुआ टेक्स्ट बुक में मिलेगा। समझ में आता है? ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जब वो लोग एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये पॉइंट वो पॉइंट है जब वो लोग एक दूसरे से परफेक्ट डिस्टेंस पर है, और इसके आगे वाला पॉइंट वो पॉइंट है जब इन लोगों को एक दूसरे में घुसा देने की कोशिश की गई है। हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, डिस्टेंस दोनों में ज़्यादा, ठीक है। ये लोग क्या होने वाले? एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होंगे तो एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे ये जो डिस्टेंस है, देखो ये आर लिखा हुआ है ना, ये डिस्टेंस है। ऐसे डिस्टेंस को ही हम ग्राफ के अंदर बॉन्ड लेंथ से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये देख रहे हो, यहाँ पे एनर्जी क्या हो गई है? इस पॉइंट पे एनर्जी मिनिमम हो गई है, ठीक है। तो ये एनर्जी पहले कितनी थी? इतनी थी, यहाँ तक थी। अब ये एनर्जी कहाँ हो गई? थोड़ी सी नीचे गिर गई। तो ये जो डिफरेंस ग्राफ के अंदर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आता है? ये कैलिब्रेशन नंबर 1, ये सेकंड परिस्थिति उन लोगों की। ये थर्ड, जब एक्स्ट्रा ही एक दूसरे के अंदर घुस गया। तो ये वाला अपना
परफेक्ट स्टेट है जहाँ पे अपना मॉलिक्यूल एकदम बढ़िया स्टेबल बेस्ट स्टेट है। ठीक है, तो ये बॉन्ड लेंथ हो गया। इस पॉइंट पे जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी। पोटेंशियल एनर्जी की इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। इस पॉइंट के ऊपर जो डिस्टेंस है आर इज इक्वल्स टू द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, और इस पॉइंट पे चलोगे बॉन्ड लेंथ से भी थोड़ा कम होने की कोशिश हो रही है। इस टाइप का ग्राफ आपके बुक में दिया हुआ होता है, पर समझाने के लिए मैंने तुमको ये प्रोसेस बताया, ग्राफ भी मैंने तुमको एक्सप्लेन कर ही दिया। तो ग्राफ इज अ प्लॉट अगेंस्ट कि डिस्टेंस जब कम करते जा रहे हैं, डिस्टेंस क्या हो रहा है दोनों के बीच में, डिस्टेंस हम कम करते जा रहे हैं, तो एनर्जी जो है वो कम 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 होते चली जा रही है, एक पॉइंट पे पहुंच रही है। इस पॉइंट पे एनर्जी कम हो गई, एकदम मिनिमम है, मतलब इस पॉइंट पे बॉन्ड एकदम परफेक्ट बना हुआ है। इसके आगे डालोगे तो एनर्जी फिर बढ़ रही है। ये एनर्जी जो बढ़ रही है इसका कॉज रिपल्शन, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, इसका कॉज अट्रैक्शन। ये जो रीजन है दिस रीजन हैज़ हायर एनर्जी बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। ठीक है, इस पॉइंट पे द एनर्जी इज मिनिमम बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हायर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। यहाँ पे फिर से एनर्जी बढ़ गई है क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन इज हायर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आता है? इस पॉइंट से पीछे हटोगे तो एक दूसरे के अंदर कुछ ज़्यादा ही घुस गए। ज़्यादा नहीं घुसना कभी ज़िंदगी में, फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ, थोड़ा सा गैप बना के रखो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ, किस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब केमिकल बॉन्डिंग के आज की वीडियो का लास्ट वाला पार्ट क्या बता रहा है, टाइप्स हैं कुछ केमिकल बॉन्ड के। है भाई, केमिकल बॉन्ड के दो टाइप है, स्ट्रॉन्ग है और वीक है। स्ट्रॉन्ग कौन है, पीछे से रख के बताता हूँ। अब इसके अंदर समझ लो कि कोई दो थे जो एक दूसरे के साथ नज़दीक आए, स्पीशीज ऑब्वियसली, और इन लोगों ने इसके अंदर कुछ ना कुछ बॉन्ड एनर्जी क्या की, फॉर्म की, और फॉर्मेशन के दौरान कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज की। कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो इनकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही एनर्जी होती है जितनी एनर्जी इन लोगों ने क्या की है, रिलीज की। तो अगर बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो उस टाइप के बॉन्ड को क्या बोला जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोला जाएगा। बॉन्ड एनर्जी अगर वीक है तो उस टाइप के एनर्जीज को, मतलब उस टाइप के बॉन्ड को क्या बोला जाएगा, वीक बॉन्ड बोला जाएगा। जैसे इसके अंदर जो एनर्जी होती है, जो बॉन्ड एनर्जी होती है हमारी, दैट इज मोस्टली ग्रेटर देन 42 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, हमारी जो बॉन्ड एनर्जी इस केस में होने वाली है वो 42 किलो जूल्स पर मोल से अगर ज़्यादा है तो इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलना शुरू कर देंगे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, वीक बॉन्ड्स कौन से होते हैं, जो 8 से लेकर के 42 के बीच में रेंज करते हैं। जो 8 किलो जूल से 42 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर रहे हैं बनते समय, उस टाइप के बॉन्ड को क्या बोला जाएगा, वीक बॉन्ड बोला जाएगा। ठीक है, इनके अंदर हमको अलग अलग टाइप्स हैं। स्ट्रॉन्ग के अंदर 4 टाइप है हम लोगों को, आयनिक है, कोवैलेंट है, कोऑर्डिनेट है और मेटालिक है। आयनिक इज इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनने वाला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनने वाला। इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इस केस में इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। इसको डेटिव बॉन्ड नाम से बोला जाता है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। हम लोगों को बढ़ाया जा रहा है कि इन दोनों को अब हमको साथ में ही पढ़ना है, ये दोनों बेसिकली कोवैलेंट ही है। ठीक है, ये मेटालिक बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे से रखना पड़ेगा। अगर तुम एक एल्यूमिनियम की प्लेट ले लो, तो एल्यूमिनियम की प्लेट में एल्यूमिनियम का एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, पाँच, ये एटम आपस में एक दूसरे को भी तो पकड़ के रखते हैं, कोई बॉन्डिंग तो है नहीं। एल्यूमिनियम के अंदर घुसोगे तो एल्यूमिनियम ही एल्यूमिनियम है ना। तो एल्यूमिनियम का एक एटम जो है दूसरा एटम को भी तो पकड़ रहा है। कैसे पकड़ रहा है, क्योंकि इस एटम के अंदर दो अगर एटम है तो इसके अंदर बैठा हुआ न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और ऐसे ऐसे सब लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्या करते रहते हैं, एक दूसरे में बॉन्ड बना के थोड़ा सा ताकत बनाकर बैठते हैं। इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोला जाता है, मेटालिक बॉन्ड बोला जाता है। समझ में आता है? तो ये सब कौन से टाइप हो गए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के टाइप हो गए, जिनकी एनर्जी कितनी है, 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा है। बनते समय इन्होंने 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ की थी। तो इससे ज़्यादा एनर्जी तुम इनको दोगे तभी ये अलग होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। हम लोग इनको स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते हैं मालूम है, एटमॉस्फेयर को देखो ध्यान से। एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली सनलाइट है, धूप है, गर्मी है, दुनियादारी है। ठीक है, कुछ ना कुछ सोर्स से किसी न किसी चीज़ को एनर्जी मिल रही है। ठीक है, अब इसको, ये मेरे हाथ में एक पेन लिया हुआ है मैंने। अब अगर ये पेन दो एटम्स का बना हुआ था और इसकी एनर्जी बहुत कम थी, समझो इसकी एनर्जी 8 से भी कम है, तो जैसे ही मैं थोड़ी लाइट इस पर डालूंगा इसके एटम क्या होने लगेंगे, आपस से दूर होने लगेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ 8 किलो जूल की एनर्जी चाहिए यार। थोड़ा धूप में रखो, 8 किलो जूल शायद मिल जाए उनको, अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर 42 से ज़्यादा बना हुआ है तो धूप में रखो चाहे कहीं रखो, कोई फर्क नहीं पड़ना, इतनी आसानी से दूर होने वाला।
मजबूत भट्ठे में डाल के इसको तो नीचे से गर्म करोगे तब जाके तो कुछ असर पड़ेगा, तब हीट मिलेगी, तब ये लोग एक दूसरे से दूर होंगे। समझ में आता है? तो ऐसे जो स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग वाले होते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में थोड़े ज़्यादा स्टेबल दिखाई देते हैं और ये थोड़े आसानी से अलग हो जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर हम लोगों को दो टाइप पढ़ना है वीक वालों में। वीक वालों में हमको पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक ही स्पीशी के अंदर समझो हाइड्रोजन है और उसके बाद एक एरोमेटिक रिंग लगी हुई है, फिर कुछ है, इसके अंदर अंदर ही अगर ये बॉन्ड करने लगे आपस में ही, ठीक है, एक एरोमेटिक रिंग लगा दो, ऊपर कहीं तो कोई ग्रुप लगा दो, फिर हाइड्रोजन ये इधर वाले से बॉन्ड करना शुरू कर देती है में से, तो इस टाइप को क्या बोला जाता है? इसको इंटरमॉलिक्यूलर बोला जाता है। और अगर इसको क्या बोला जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर भाई साहब ऐसा कुछ करें कि खुद बैठे इसके अंदर हैं और बगल वाले पर नज़र मारना शुरू कर दें, बहुत हरामी, इसके ऊपर नज़र रखना शुरू करते हैं, इसको क्या बोला जाएगा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन धीमे 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 थोड़ा सा धीरे से हाथ निकाल के ऐसा कुछ करने की कोशिश में लगे होंगे, तो उसको क्या बोलना शुरू कर देंगे? हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलना शुरू कर देंगे। अगला लास्ट हमको वैन डर वाल्स फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल विथ डाइपोल इंटरैक्शन बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन बोला जाता है। इसके बारे में आप लोगों को डिटेल आराम से पता चलेगा, बहुत गहराई में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दिस वॉज ऑल इन इंट्रोडक्शन फॉर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग है क्या, क्यों है, क्यों पढ़ना है, कैसे होती है, रीजंस क्या हैं केमिकल बॉन्डिंग के, तो ये सारे रीजंस हैं, ये सारी बातें हैं। केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा केमिकल्स के अफेयर जैसा होता है, अब वो कैसे काम करता है अच्छे समझ जाओगे और ज़िंदगी में एक्सपीरियंस मिलेगा तुम लोगों को। तो आज का वीडियो इतना ही है, बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर के अंदर ज़्यादा गहराई में आयनिक बॉन्डिंग के बारे में, आयनिक बॉन्डिंग किस तरीके से काम करती है, कैसे एक्ट करती है, और उसके ऊपर काफ़ी डिटेल लेना ज़रूरी है। इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है तुम लोगों को, चाहे जिस सोर्स से पढ़ो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको तुम्हारा करियर बनाना है तो कोई भी सोर्स से पढ़ो, लेकिन ये चैप्टर को डिटेल में पकड़ो। ये यहाँ से घुसता है ऑर्गेनिक में जाता है, 11th स्टैंडर्ड में बहुत हैवी है, JEE के अंदर और ज़्यादा हैवी है, 4-5 क्वेश्चन बैठ जाने के बहुत चांसेस इसके अंदर होते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतनी बातें काफ़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन।